कैम भाई कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में जो आपने बात की थी वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी और अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी और डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने भाग होते हैं वो देखे थे। आज डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके जो 5 भाग मैंने बताए थे, आज उनकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन से भाग का क्या फंक्शन होता है और क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के मैंने कितने भाग बताए थे पिछले वीडियो में? 5 भाग बताए थे। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो भाग आता है मुख व मुख गुहिका। मुख व मुख गुहिका पहला भाग कौन सा है? मुख व मुख गुहिका। इसमें क्या होता है? इसमें जो भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहां से? भोजन का पाचन सर्वप्रथम मुख से प्रारंभ होता है। मुख से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम जो भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख से। अब जो मुख में भोजन का माध्यम होता है, मुख में जो भोजन का माध्यम होता है वो कौन सा होता है? भोजन का माध्यम। भोजन का माध्यम कौन सा होता है? क्षारीय, क्षारीय प्रकार का होता है। अब देखो मुख में क्या होता है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है, कौन सा है? जटिल भोज्य पदार्थ है, उसको दांतों की सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। सरल भोज्य पदार्थ में क्या कर दिया जाता है? सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद में मुख के अंदर क्या आता है? दांत आते हैं। तो सबसे पहले अपन दांत देखेंगे। दांत, दांत क्या होता है? दांत, दांत कितने प्रकार के होते हैं? सर्वप्रथम देखते हैं जो दांतों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखो दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मतलब इंसाइजर मानी कर्तनक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। 4 प्रकार के हुए। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर क्या काम में आते हैं? ये आते हैं चीरने फाड़ने के काम में आते हैं, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। और जो कैनाइन है ये क्या करते हैं? सॉरी, कर्तनक है जो काटने के काम में आते हैं, भोजन को काटने के काम में आते हैं। और जो रदनक है वो चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। और जो अग्रचौर्णक और चौर्णक है ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने के काम में आते हैं, भोजन को चबाने के काम में आते हैं। अब जो दांत होते हैं, दांत 2 प्रकार के होते हैं। दांत जैसे एक तो होते हैं स्थायी दांत। सर्वप्रथम दांत आते हैं जो कौन से होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं। और एक आता है स्थायी दांत। तो जो अस्थायी दांत होते हैं उसकी संख्या होती है 20 और जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 12। ठीक है, दांत में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 और स्थायी दांतों की संख्या होती है 12। ठीक है, इसके बाद में एक दंत सूत्र आता है। कौन सा आता है? दंत सूत्र। अब देखो दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र, दंत सूत्र है 21-23 बटा 21-23 इंटू 2 इक्वल टू 32 दांत हो गई। 32 दांत। टोटल दांत कितने होते हैं? 32। जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मतलब कर्तनक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। अब इसके बाद में दांत के बाद में क्या आता है? जीभ आती है। जीभ, जीभ क्या करती है हमारे को? जीभ पर क्या प्रेजेंट होती है? लार प्रेजेंट होती है। जीभ पर क्या प्रेजेंट होती है? लार प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? भोजन का अनुभव कराती है, भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है, भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है। अब ये लार है, इसकी जो पीएच होती है वो 6.5 से 7.4 होती है। 6.5 से 7.4 होती है। और इसका जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अब देखो लार में क्या होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? एक तो टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है लार में। जीभ हो गई। अब देखते हैं इसके बाद में जो मुख व मुख गुहिका वाला पार्ट, मुख व मुख गुहिका का पार्ट हो गया। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट आता है गर्सनी, गर्सनी व ग्रासनाल। दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? गर्सनी व ग्रासनाल। गर्सनी को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। और ग्रासनाल को क्या कहते हैं? ओसोफेगस, ओसोफेगस भी कहते हैं। अब जो गर्सनी है, गर्सनी का क्या काम है? गर्सनी है जो अपने भोजन नली व श्वास नली
श्वास नली पर नियंत्रण का कार्य करती है। क्या करती है? नियंत्रण का कार्य करती है। इसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस भी कहते हैं। घर्षणी को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? घाटी ढक्कन भी कहा जाता है। घाटी ढक्कन भी कहा जाता है, घाटी ढक्कन भी कहा जाता है। अब जो ग्रास नाल होती है, ये क्या होती है? एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है। लंबी नलिकाकार संरचना होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। जो क्या करती है? अब ये ग्रास नाल क्या करती है? जो घर्षणी को क्या करती है? आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा भाग हो गया घर्षणी व ग्रास नाल। आगे समझ में। अब बात करते हैं तीसरे भाग की। तीसरा भाग कौन सा बताया था अपन ने? तीसरे भाग को बताया था, तीसरा भाग बताया था आमाशय। तीसरा भाग कौन सा बताया था? आमाशय। आमाशय देखो क्या होता है, तीसरा भाग कौन सा था अपना? आमाशय था। अब आमाशय क्या होता है? अपने बाईं ओर स्थित होता है। बाईं ओर क्या होता है? बाईं ओर स्थित होता है आमाशय। इसकी जो संरचना होती है वो जे आकार की होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। थैलेनुमा संरचना होती है इसकी क्या होती है? थैलेनुमा संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं। आमाशय के भी 3 भाग कौन कौन से होते हैं? कार्डियक होता है, तो पहला भाग कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। तीसरा कौन सा भाग हो गया? पाइलोरिक। अब जो आमाशय है, आमाशय में क्या होता है? HCl का स्रावण होता है। आमाशय में क्या होता है? HCl का स्रावण होता है। HCl का स्रावण होता है। अब देखो HCl क्या करता है? अब HCl का क्या कार्य होता है आमाशय में? एक तो ये क्या करता है कि भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करता है। भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करता है। दूसरा क्या होता है? एक तो होता है अपने जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है? ये पेप्टाइड में बदलता है। पेप्टाइड एंजाइम में बदलता है। पेप्टाइड एंजाइम में बदलता है। और एक दूसरा होता है केसिन एंजाइम, जो होता है दूध में प्रेजेंट होता है, उसको किस में बदलता है? पैराकेसिन में। कौन से एंजाइम में बदलता है? पैराकेसिन में बदलता है। ऐसे लोग हैं कि आमाशय बाईं ओर स्थित होता है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और आमाशय में HCl का स्रावण होता है, जो क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करता है। पेप्सिन जो एंजाइम उसको पेप्टाइड एंजाइम में बदलता है, और जो केसिन है दूध में प्रेजेंट होता है, उसको कैसे में? पैराकेसिन एंजाइम में बदलता है। अब इसमें चौथा भाग आता है छोटी आंत। छोटी आंत, चौथा कौन सा भाग है? छोटी आंत। अब देखो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर की लंबाई होती है, ठीक है। अब छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। अब देखो छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन हो गया। अब छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग हो गए। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक तो होता है ग्रहणी, दूसरा भाग हो गया मध्यांतर, और तीसरा भाग हो गया शेषांतर। इसको डेड्यूनम भी बोलते हैं, इसको जेजुनम बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में इलियम बोलते हैं। इसको इलियम बोलते हैं। अब देखो ग्रहणी में क्या होता है? इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। इसमें क्या होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है इस भाग में, ग्रहणी भाग में। अब जो ग्रहणी भाग में सर्वाधिक भोजन का पाचन हो गया, इसमें जो भी शेष भोजन बचता है उसको ये क्या करता है? इस जेजुनम भाग में पहुंचा देता है। जो शेष पचित भोजन है उसको जेजुनम या मध्यांतर भाग में भेज देता है। उसके बाद में जेजुनम में जो भोजन का पाचन हुआ उसको ये क्या करेगा? इलियम भाग में भेज देता है। इलियम भाग में भेज दिया तो इसमें क्या हो गया? सर्वाधिक जो भोजन का पाचन हो गया, तो इलियम भाग में भोजन आ गया। अब जो 5वां भाग मैंने बताया था वो भाग था बड़ी आंत। कौन सा भाग बताया था? 5वां जो भाग है वो है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? देखो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? भोजन में जो जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। अब देखो बड़ी आंत में जल का क्या हो गया? सर्वाधिक अवशोषण होता है। अब इसमें देखो बड़ी आंत के 3 भाग हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग कौन कौन से हैं? बड़ी आंत के सिकम, दूसरा कोलन, तीसरा रेक्टम या मलाशय बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? मलाशय बोल सकते हैं। अब जो सिकम भाग होता है इसमें क्या होता है? जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है।
सर्वाधिक अवशोषण होता है। अब जो कोलन है वो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। कोलन क्या है? कोलन सबसे बड़ी आंत का क्या है? सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। अब देखो इसमें जैसे इसमें जल का सर्वाधिक अवशोषण हो गया। अब इसमें जैसे ही भोजन प्रेजेंट आया तो वो कोलन भाग में आएगा। अब कोलन में क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे इकोलाई जीवाणु वगैरह, कुछ जैसे इकोलाई प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जो भोजन अपचयित होता है उसको क्या करते हैं? ये मल में बदलकर, मल में कन्वर्ट करके क्या करते हैं? मलाशय भाग में या रेक्टम में क्या कर देते हैं? रेक्टम में पहुंचा देते हैं या धकेल देते हैं। अब ये जो मलाशय भाग होता है इसमें जो मल भोजन का परिवर्तित होकर आया तो इसमें सर्वाधिक जो भोजन है वो 2 या 3 घंटे रुक सकता है, 2 या 3 घंटे रुक सकता है। इसमें क्या होता है? फिर जो कर्मांकुंचन गति द्वारा क्या कर दिया जाता है? ये बाहर मल को बाहर त्याग दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। तो बड़ी आंत का में क्या होता है कि भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। इसके मैंने आपको 3 भाग बताए, सिक्कम, कोलन, मलाशय या रेक्टम बोल सकते हैं इसको। कोलन जो होता है बड़ी आंत का सबसे भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और जो सिक्कम है इसमें जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। मलाशय में क्या होता है? जो भोजन अपचयित पदार्थ आया मल, इसको परिवर्तित कौन करता है? कोलन में जो अपचयित भोजन आया इसको मल में कन्वर्ट कौन करता है? कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जैसे इकोलाई वगैरह, जो इसको मल में परिवर्तित करके रेक्टम में पहुंचा देते हैं। रेक्टम में 2 से 3 घंटे रहता है, बाकी कर्मांकुंचन गति द्वारा ये भाग त्याग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो पूरा हो गया। थैंक यू।